बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 साइंस वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का मिलान कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 47 क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो कीमत लोच क्या होता है? तो कीमत लोच होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, यहाँ माइनस रहेगा। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच कब लोचदार हुआ, कब बेलोचदार होगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक। इसका पहला कारण है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु की प्रतियोगी वस्तु आसानी से बाजार में मिल जाती है तो उस वस्तु की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से ही उपभोक्ता प्रतियोगी वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं। अर्थात वस्तु की मांग पर कीमत परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तु की मांग लोचदार होती है। दूसरा, वस्तु की प्रकृति। अनिवार्य वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, इसके विपरीत विलासिता की मांग लोचदार होती है। अनिवार्य मतलब हो गया जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और विलासिता हो गया जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं हो। आदतें तथा फैशन। तो जब उपभोक्ता एक बार विशेष वस्तु के उपभोग के लिए आदत बना लेते हैं तो वह निश्चित मात्रा तक कीमत परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते, जिस तरह तंबाकू, शराब आदि। तो इन वस्तुओं की मांग बहुत कम लोचशील होती है। चौथा है उपभोक्ता स्वभाव। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग का आदी हो जाता है तो कीमत परिवर्तन का मांग पर प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए वैसी वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। फिर है वस्तु के प्रयोग की संख्या। यदि वस्तु के प्रयोग की संख्या अधिक होती है तो कीमत परिवर्तन का मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अतः वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। 48 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल है कि एक फर्म का उत्पादन फलन दिया हुआ है आपका Q बराबर L पर पावर अल्फा K पर पावर बीटा है। स्पष्ट कीजिए कि इस उत्पादन फलन पर पैमाने के प्रतिफल की माप अल्फा प्लस बीटा है। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल को हम लोग ले रहे हैं। पैमाने का स्थिर प्रतिफल का मतलब होता है कि अगर उत्पादन के दोनों साधन मतलब एल और के, एल हो गया आपका श्रम और के हो गया आपका पूंजी, तो दोनों साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो यदि मान लिया साधन श्रम मतलब एल और पूंजी के को एन टाइम बढ़ाते हैं, तो एन टाइम बढ़ाने मतलब एन से गुना कर देते तो क्या होगा। तो यहाँ लोग देखेंगे मेरा उत्पादन फलन ले लिया हम लोग Q बराबर L पर पावर अल्फा K पर पावर बीटा। अब हम लोग इसको n टाइम बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग मानेंगे Q1 बराबर, इसको n से गुना करें तो n से ये गुना हो गया, मतलब साधन को n से गुना कर दिए तो n L हो जाएगा, n K हो जाएगा। अब इस पर होल पावर अल्फा है, इस पर होल पावर बीटा है। अब क्या करेंगे कि पावर क्या हो गया, अलग अलग कर देंगे। इस पर भी अल्फा पावर हो जाएगा, एल पर भी पावर अल्फा होगा, अलग अलग कर दिए। उसी तरह के पर पावर बीटा, एन पर भी पावर बीटा हो गया। अब यहाँ एन और एन सेम साइन है तो ये क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक जगह निकाल के रख दिए, एन पर पावर अल्फा फिर एन पर पावर बीटा, फिर लिखे एल पर पावर अल्फा के पर पावर बीटा, यहाँ लिख दिए। इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए। अब सेम साइन जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स थ्री से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 2 प्लस 3 करेंगे तो एक्स पर पावर 5 मेरा हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ क्या कर दिया, गुना में है तो यहाँ प्लस लग जाएगा इन लोग के बीच, एन पर पावर अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट में ये वाला है सेम उतार दिए। अब Q1 बराबर एन, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, मतलब इसका मान जो होता है वो 1 होता है। तो ये पूरा का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखाएगा मेरा Q1 बराबर n, और ये पूरा मेरा क्या है, Q है। मतलब हम साधन को n गुना बढ़ाएं, मतलब n l को और k को n से गुना किए तो मेरा उत्पादन मतलब Q भी n से ही गुना हुआ, मतलब ये स्थिर प्रतिफल में ही रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत लागत वक्र का भाग है, अतः कोई भी कारक जो एक फर्म के सीमांत लागत वक्र को प्रभावित करता हो इसके लिए पूर्ति वक्र का निर्धारक होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो प्रौद्योगिकी प्रगति। मान लीजिए एक फर्म निश्चित वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के दो कारकों
पूंजी तथा श्रम का उपयोग करती है। फर्म द्वारा संगठनात्मक नवप्रवर्तन के पश्चात पूंजी तथा श्रम की उसी स्तर से अब निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित निर्गत स्तर का उत्पादन करने के लिए संगठनात्मक नवप्रवर्तन के कारण फर्म आगतों की कम इकाइयां उपयोग करती है। यह अपेक्षाकृत है कि निर्गत के किसी भी स्तर पर यह फर्म की सीमांत लागत को कम करेगा। कुल सीमांत लागत वक्र की दाहिनी ओर अथवा नीचे की ओर शिफ्ट है। चूंकि फर्म का पूर्ति वक्र अनिवार्य रूप से सीमांत लागत वक्र का एक भाग है, प्रौद्योगिकी की प्रगति फर्म के पूर्ति वक्र को दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। किसी भी दी हुई बाजार कीमत पर फर्म का निर्गत की अधिक इकाइयों की पूर्ति करता है। और दूसरा पॉइंट है इसका आगत कीमतें। आगत मतलब साधन कीमतें। तो साधन कीमतों में परिवर्तन फर्म के पूर्ति वक्र को भी प्रभावित करता है। यदि एक आगत की कीमतें जैसे श्रम की मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की औसत लागत के परिणाम स्वरूप वृद्धि समानता निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की सीमांत लागत में वृद्धि के साथ होती है। अर्थात जब सीमांत लागत वक्र में बाईं ओर अथवा ऊपर की ओर शिफ्ट करती है, इससे अभिप्राय है कि फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। किसी भी बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की कम इकाइयों की पूर्ति करती है। कहने मतलब है अगर वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर रहा है तो वहाँ वृद्धि होगा, पूर्ति में वृद्धि होगा, और वक्र अगर बाईं ओर शिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पर पूर्ति में कमी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है साधन लागत पर जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन करें। तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में समान निवासियों द्वारा मजदूरी लागत ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी उपभोग मूल्य का जोड़ है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय अर्थात मूल्य ह्रास भी सम्मिलित होता है, जबकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय शामिल नहीं होता है। तो फॉर्मूला आपका बनेगा जीडीपी एफसी बराबर एनडीपी एफसी प्लस घिसावट, या अगर हम लोग को एनडीपी एफसी निकालना है तो जीडीपी एफसी माइनस घिसावट व्यय हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपयोग। प्रत्याशित मतलब होता है सोचा हुआ, यथार्थ मतलब होता है वास्तविक। तो यहाँ पर अंतर किया हुआ है कि प्रत्याशित उपभोग वह होता है जो हम सोचते हैं या अपेक्षा करते हैं कि हमें किसी वस्तु या अनुभव से मिलेगा। यदि हम उन्हें प्राप्त नहीं करते तो यह हमें निराशा में डाल सकता है। यथार्थ उपभोग क्या है, तो दूसरी ओर वह होता है जो हम वास्तव में अनुभव करते हैं, मतलब वस्तु का हम वास्तव में उपभोग करते हैं। यह उपभोग हमें उस समय मिलता है जब हम किसी वस्तु या अनुभव का सामना करते हैं, और यह आमतौर पर हमारी अपेक्षाओं और सोच से अलग होता है। बी है आपका क्वेश्चन प्रत्याशित निवेश तथा यथार्थ निवेश में अंतर करना था। तो प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 200 रुपये के मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है, अतः उस वर्ष उसका प्रत्याशित निवेश कितना हो जाएगा 200, क्योंकि वो योजना बना रहा है। किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उसकी विक्रय में उस परिणाम से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 60 रुपये के मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है, अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 200 माइनस 60 रुपये बराबर 140 रुपये की वृद्धि होती है। इस प्रकार उसको प्रत्याशित निवेश 200 रुपया है जबकि उसका यथार्थ निवेश 140 रुपया है। 52 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन या कारक आय का जोड़ होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला होगा एनवाई मतलब राष्ट्रीय आय बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ वाई आई मतलब हो गया साधन आय। यहाँ सब लिखा हुआ है, जहाँ एन वाई राष्ट्रीय आय है, सिग्मा कुल जोड़ है, एफ वाई कारक आय है जो मजदूरी लगान ब्याज और लाभ के रूप में है, और ये एन जो है एक देश के सभी समान निवासी है। व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर
सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाला व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। राष्ट्रीय की गणना की व्यय विधि में सम्मिलित कदम क्या क्या हम लोग को करना होगा, तो पहला है कि अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। सर्वप्रथम एक देश की घरेलू सीमा में ऐसी आर्थिक इकाइयों की पहचान की जाती है जो अंतिम व्यय करती है। अंतिम व्यय अंतिम उपभोग तथा अंतिम निवेश पर किया जाता है। अंतिम व्यय करने वाली चार प्रमुख इकाइयां हैं: परिवार क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। फिर है कदम दो, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। दूसरे कदम के रूप में अंतिम व्यय को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। तीसरा कदम है अंतिम व्यय की गणना। तो सकल घरेलू उत्पाद पर अंतिम व्यय के वर्गीकरण के बाद इसके विभिन्न घटकों की गणना की जाती है। इसके लिए अग्र दो प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है सकल बिक्री मात्रा और फुटकर कीमतें। तो विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को उनकी संबंधित फुटकर कीमतों से गुना करके और फिर उसका योग करके बाजार कीमत पर सकल सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाता है। कदम चार, विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन मतलब जीएनपी का मूल्य ज्ञात करने के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन किया जाता है। इसे जीएनपी में जोड़कर जीएनपी का मूल्य प्राप्त हो जाता है। कदम पाँच, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जीएनपी एमपी में से घिसावट व्यय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दी जाते हैं। यहाँ सूत्र दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। जीडीपी बराबर होगा निजी अंतिम उपभोग व्यय सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल अस्थायी पूंजी निर्माण स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात। यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा। दूसरा है जीएनपीएमपी बराबर जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। तीसरा फॉर्मूला भी आप लोग देख सकते हैं। फिर व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। पहला, कुल व्यय का माप करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम व्यय को ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए, मध्यवर्ती व्यय को नहीं। अंतिम व्यय वह व्यय है जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया व्यय पहले से ही अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय में शामिल कर लिया जाता है। दूसरा है पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि पुरानी वस्तुओं को मूल्य पहले ही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जिस वर्ष उनका उत्पादन होता है। चालू वर्ष के कुल व्यय में पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा है शेयरों तथा बॉन्डों पर किया गया व्यय भी कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये केवल कागजी दावे हैं और इनका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से संबंध नहीं होता है। ऐसे व्यय कोई मूल्य वृद्धि नहीं करते। चौथा है सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि पर किया गया व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती। तो ये थे आपके साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक्स का संपूर्ण हल और कंप्लीट हो गया सारा वीडियो। अब हम लोग आर्ट्स के प्रश्नों को भी बहुत जल्द देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।